नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। आज का जो हमारा टॉपिक है, आप देख सकते हैं कि ये है राष्ट्रपति की शक्तियां। और यूपीएससी के लिहाज से ये टॉपिक बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप देखेंगे हर साल इससे 1 या 2 प्रश्न आ ही जाते हैं। तो इसलिए ये जो टॉपिक है वो बेहद इंपॉर्टेंट है। इससे पहला जो हमारा एपिसोड था वो राष्ट्रपति के ऊपर था, जिसमें हमने उसकी चुनाव प्रक्रिया के बारे में जाना था कि उनका चुनाव क्या होता है। राष्ट्रपति के बारे में हमने जाना था, उनके लिए अर्हताएं क्या होनी चाहिए, ये सारी चीज़ों के बारे में हमने जाना था। और हमने आपसे कहा था कि हम अगले एपिसोड में राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज का जो हमारा पूरा डिस्कशन का टॉपिक है वो राष्ट्रपति की शक्तियां हैं। और आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि आज का जो हमारा टॉपिक है ये आपकी यूपीएससी जीएस पेपर 2 पॉलिटी से संबंधित है। तो इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में जानेंगे। आपको बता दें कि राष्ट्रपति के पास कई तरीके की शक्तियां होती है, जिनमें उनके पास होती है कार्यकारी शक्तियां, विधायी शक्तियां, न्यायिक शक्तियां और सैन्य शक्तियां, वीटो शक्तियां, आपातकालीन शक्तियां। तो ऐसी ही कई शक्तियां उनके पास होती हैं, जिन्हें हम एक एक करके आज के एपिसोड में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो लास्ट तक आप जुड़े रहिएगा, समझिएगा एक एक चीज़ों को धीरे धीरे करके। तो अब हम सबसे पहले जानते हैं कार्यकारी शक्तियों के बारे में। आप सभी को पता है कि संघ की जो कार्यकारी शक्ति है वो राष्ट्रपति में ही निहित है, यानी कि देश में जितने भी ऑफिशियल काम होते हैं उसमें राष्ट्रपति की मुहर लगी होती है। और आपने देखा होगा कि यूपीएससी का जो अपॉइंटमेंट लेटर आता है उसमें भी राष्ट्रपति का सिग्नेचर होता है। तो इस लिहाज से राष्ट्रपति की एक बेहद अहम भूमिका होती है। तो अब हम इनकी कार्यकारी शक्तियों को एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहला तो यही है कि राष्ट्रपति के पास कई सारी नियुक्तियां करने का अधिकार होता है, शक्तियां होती है आर्टिकल 75 के तहत। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि वो कौन कौन से पद हैं जिनके बारे में जिनके लिए राष्ट्रपति के पास शक्तियां हैं उनकी नियुक्ति की। तो सबसे पहला तो आप देखेंगे प्रधानमंत्री और अन्य मंत्री, यानी कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। अब इसके साथ एक और टर्म जुड़ा है, ये है अन्य मंत्री। तो ये अन्य मंत्री की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति डायरेक्ट नहीं करता है, बल्कि प्रधानमंत्री इनके लिए सिफारिश करता है और उसके बाद राष्ट्रपति जो है इनकी नियुक्ति करता है। इसके अलावा राज्य के राज्यपाल, भारत के अटॉर्नी जनरल, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग, मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य, साथ ही साथ वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्य। तो ये जो इतनी सारी नियुक्ति है वो किसके द्वारा की जाती है? ये राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और आपको ये याद होना चाहिए इसलिए भी क्योंकि आप देखेंगे कि कई बार ऐसे सवाल आए हैं कि डायरेक्ट सवाल में पूछा जाता है कि राष्ट्रपति के द्वारा इनमें से किन की नियुक्ति की जाती है या किन की नियुक्ति नहीं की जाती है। 3-4 ऑप्शंस दिए होते हैं, आपको उसमें से बताना होता है कि किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है या नहीं की जाती है। इसलिए आपको ये याद होना बेहद जरूरी है। अब अगला है सूचना मांगने की शक्ति, यानी कि राष्ट्रपति जो है वो प्रधानमंत्री से किसी भी तरीके की सूचना मांग सकता है। प्रशासन संबंधी किसी भी तरीके की सूचना प्रधानमंत्री से मांगी जा सकती है। इसके अलावा मंत्री परिषद ने मान लीजिए कोई अगर फैसला लिया है, किसी मामले पर विचार किया है, तो राष्ट्रपति उसको उस मामले को प्रस्तुत करने की मांग कर सकता है, उस पर पुनर्विचार करने के लिए भी कह सकता है राष्ट्रपति। इसके अलावा आयोग नियुक्ति करने की शक्ति, यानी कि पिछड़ी जाति, अन्य पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जैसी जो जातियां हैं, जो पिछड़ी जातियां, उनके लिए आयोग नियुक्त करने की शक्ति भी किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। इसके अलावा केंद्र और राज्य में समन्वय बनाने के लिए राष्ट्रपति जो है वो अंतर्राज्यीय परिषद की भी नियुक्ति करता है। और अगला है केंद्र शासित प्रदेशों का प्रत्यक्ष प्रशासन, यानी राष्ट्रपति डायरेक्ट जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, अंडमान निकोबार, दमन और दीप, ऐसे जो केंद्र शासित प्रदेश है वहां पर डायरेक्ट राष्ट्रपति जो है प्रशासन करता है, डायरेक्ट नियम बनाता है। और अगला है अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन, यानी कि राष्ट्रपति जो है वो किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है, अनुसूचित क्षेत्र बना सकता है और वहां पर प्रशासन कर सकता है, वहां पर डायरेक्टली नियम बना सकता है। तो ये तो थी राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियां। उम्मीद करते हैं आपको ये इजीली समझ में आ गई होगी। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे न्यायिक शक्तियों के बारे में, यानी कि राष्ट्रपति के पास कुछ न्यायपालिका संबंधी भी शक्तियां होती हैं। वो कौन कौन सी होती हैं हम उन्हें एक एक करके डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले तो हम यही जानेंगे कि इनके पास जो नियुक्ति संबंधी कौन कौन सी शक्तियां होती हैं न्यायपालिका में। तो राष्ट्रपति जो है कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकता है, यानी कि मुख्य सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति होती है। अब अगला है सलाह लेने की शक्ति,
यानी कि राष्ट्रपति चाहे तो इनके द्वारा सलाह ले सकता है, हालांकि इनकी सलाह राष्ट्रपति पर बाध्यकारी नहीं होती है, यानी कि राष्ट्रपति चाहे तो उस सलाह को मान भी सकता है और चाहे तो नहीं भी मान सकता है। ये पूरी तरीके से राष्ट्रपति के ऊपर डिपेंड करता है। अगला है क्षमादान शक्तियाँ, यानी राष्ट्रपति के पास कुछ क्षमादान शक्तियाँ भी होती हैं। अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को उम्र कैद की सज़ा हो गई है या किसी भी व्यक्ति के हिस्से में दंड का प्रावधान आया, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति अगर चाहे तो किसी की उम्र कैद की सज़ा को कम कर सकता है, समाप्त करवा सकता है, किसी की सज़ा में छूट कर सकता है, सज़ा में कमी कर सकता है। तो ये थी इसकी राष्ट्रपति की, ये हैं न्यायिक शक्तियाँ। अब इसके साथ हम आगे बढ़ेंगे और अब हम जानेंगे विधायी शक्तियों के बारे में, यानी कि राष्ट्रपति के पास विधायी शक्तियाँ कौन कौन सी हैं और वो क्या क्या हैं, इनके बारे में भी अब हम जानेंगे। तो विधायी मतलब आपका हो गया संसद, और संसद मतलब हो गया कानून बनाने की शक्ति। तो इस लिहाज से हम देखेंगे राष्ट्रपति के पास कौन कौन सी शक्तियां होती हैं। तो सबसे पहला तो यही है कि राष्ट्रपति जो है वो संसद को बुला सकता है और किसी भी संसद के सदन को स्थगन कर सकता है, यानी कि रोक सकता है। तो ये है राष्ट्रपति की शक्ति कि वो संसद को बुला भी सकता है और उसे स्थगित भी कर सकता है। और इसके अलावा जो राष्ट्रपति है वो लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को भी बुला सकता है, संयुक्त बैठक का आह्वान कर सकता है। और राज्यसभा के लिए आपको पता होगा कि राज्यसभा के लिए अलग से 12 नामांकन किए जाते हैं, जो कि 12 सदस्य का नामांकन किया जाता है जो कि किसी क्षेत्र विशेष में बहुत अच्छा करते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो 12 सदस्य होते हैं उनका नामांकन जो होता है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, इन्हें राष्ट्रपति के द्वारा नामित किया जाता है। और इसके अलावा जो आम चुनाव होता है, आम चुनाव के बाद जो पहली बार संसद की बैठक होती है उसका संबोधन कौन करता है, तो उसका संबोधन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। वहीं कुछ विधेयकों के लिए राष्ट्रपति की सिफारिश भी आवश्यक होती है। आपको बता दें कि धन विधेयक को संसद में पारित करने के पहले राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है। जब राष्ट्रपति अनुमति देते हैं तभी उसे जो है कि संसद में पेश किया जाता है। यही इसलिए ये कहा गया कि कुछ विधेयकों के लिए सिफारिश भी जरूरी होती है राष्ट्रपति की। और इसके साथ सदस्यों की अयोग्यता पे बात कर लेते हैं। तो चुनाव आयोग के परामर्श पर राष्ट्रपति चाहे तो किसी भी मेंबर के किसी भी सदस्य की अयोग्यता का निर्णय ले सकता है, उसकी जांच कर सकता है। अगला है अध्यादेश जारी करने की शक्ति, यानी कि राष्ट्रपति चाहे तो अध्यादेश जारी कर सकता है, अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है राष्ट्रपति के पास। आप बताइएगा ये किस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है। अब इसका मतलब क्या होता है ये भी हम समझ लेते हैं। तो राष्ट्रपति अध्यादेश तब जारी करता है जब संसद का कोई भी सदन सत्र में नहीं है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। और वो जो उस टाइम पे कानून बनाता है उसकी जो वैल्यू होती है उसी तरीके से होती है जब संसद के सदन चल रहे होते हैं, उसके बराबर ही राष्ट्रपति के अध्यादेश की वैल्यू होती है। अगला है पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति। मान लीजिए कोई अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद खाली है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति जो है वो पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति कर सकता है, यानी कि वो लोकसभा से किसी सदस्य को बैठक का आह्वान करने के लिए यानी पीठासीन अधिकारी के रूप में उसकी नियुक्ति कर सकता है। अगला है संसद के समक्ष रिपोर्ट, यानी कि राष्ट्रपति जो है वो कैग, यूपीएससी और वित्त आयोग के जो रिपोर्ट है वो संसद के समक्ष प्रस्तुत करता है। अगली है विनियमन बनाने की शक्ति, यानी राष्ट्रपति के पास नियम और कानून बनाने की शक्ति होती है। तो ये था पूरा विधायी शक्तियां, यानी राष्ट्रपति के पास कौन कौन सी विधायी शक्तियां हैं, इसे हमने डिटेल में समझ लिया। और अब इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और समझेंगे वित्तीय शक्तियां, यानी कि कुछ वित्त संबंधी भी शक्तियां होती हैं राष्ट्रपति के पास। वो कौन कौन सी होती हैं, कैसे होती हैं वित्तीय शक्तियां, इन्हें भी हम एक एक करके समझ लेते हैं। तो धन विधेयकों के लिए पूर्व अनुशंसा, जैसे कि हमने आपको बताया ही कि धन विधेयक ही एक ऐसा विधेयक है जिसे संसद में पारित करने के पहले, पेश करने के पहले राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी की आवश्यकता होती है, पूर्व अनुशंसा की आवश्यकता होती है, उसके बाद ही इसे धन विधेयक को संसद में पेश किया जाता है। अगला है केंद्रीय बजट प्रस्तुत करना, यानी कि राष्ट्रपति केंद्रीय बजट प्रस्तुत करता है। और इसी के साथ अगला है अनुदान की मांग के लिए सिफारिश, यानी कि अगर किसी भी तरीके का अनुदान चाहिए तो उसके लिए राष्ट्रपति की सिफारिश की आवश्यकता होती है। और अगला है आकस्मिक निधि अग्रिम। तो अब बात करते हैं सबसे पहले कि आकस्मिक निधि होती क्या है। तो आकस्मिक निधि एक ऐसी निधि होती है जिसका आपातकालीन स्थिति में प्रयोग किया जाता है। अब अगर आकस्मिक निधि की जरूरत है तो इसकी अनुमति भी कौन देता है, राष्ट्रपति ही देते हैं। इसी के साथ राष्ट्रपति जो है वित्त आयोग का गठन भी करते हैं, यानी केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व का बंटवारा करने के लिए हर 5 वर्ष में राष्ट्रपति के द्वारा वित्त आयोग का गठन किया जाता है। तो ये तो समझा हमने वित्तीय शक्तियों के बारे में। अब इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और समझेंगे राजनयिक शक्तियों के बारे में, यानी राष्ट्रपति के पास कुछ राजनयिक शक्तियां भी होती हैं। क्या?
तो राष्ट्रपति जो है वो अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय पहलुओं पर जितनी भी संधियां होती है अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर, उससे संबंधित बातचीत जो होती है और समापन जो होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। इसके अलावा राजनयिक प्रतिनिधित्व यानी कि अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो ये है राष्ट्रपति की राजनयिक शक्तियां। और इसी के साथ अब हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे सैन्य शक्तियों के बारे में, यानी कि राष्ट्रपति के पास सैन्य शक्तियां भी होती हैं। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है वो ये कि राष्ट्रपति भारत के रक्षा बलों के सर्वोच्च कमांडर होते हैं। तो अगर कोई आपसे पूछे कि रक्षा बलों के सर्वोच्च कमांडर कौन होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि राष्ट्रपति जो है वो रक्षा बलों के सर्वोच्च कमांडर होते हैं। अगला है राष्ट्रपति सेना, नौसेना और वायुसेना के प्रमुख की नियुक्ति करता है और साथ ही साथ संसद की स्वीकृति के अधीन युद्ध की घोषणा भी कर सकते हैं राष्ट्रपति, या शांति समझौता भी कर सकते हैं। तो ये तो हमने समझा सैन्य शक्तियों के बारे में। अब इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और समझेंगे आपातकालीन शक्तियों के बारे में, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। लेकिन इसके पहले आपको पता होना चाहिए कि आपातकालीन की कौन कौन सी स्थिति होती है, आपातकालीन कितने प्रकार के होते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल, ये 3 तरीके के आपातकाल होते हैं। आपको याद होना चाहिए कि ये कौन कौन से आर्टिकल के तहत आते हैं और इसमें क्या क्या स्थितियां होती हैं जब ये आपातकाल लगाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में। तो अनुच्छेद 352 कहता है कि राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है देश में। अब ये कब लगाया जाता है राष्ट्रीय आपातकाल? तो अगर राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि देश में युद्ध या बाह्य आक्रमण जैसी स्थितियां हो रही हैं, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। अगला है राष्ट्रपति शासन। ये अनुच्छेद 356 और 365 से संबंधित है। और राष्ट्रपति शासन कब लगता है? जब राष्ट्रपति को लगता है कि देश में संविधान का उल्लंघन हो रहा है, संविधान के नियम और कानून के द्वारा देश को नहीं चलाया जा रहा है, देश का संचालन नहीं किया जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर सकता है। और अगला और अंतिम है वित्तीय आपातकाल, और ये अनुच्छेद 360 से संबंधित है। अब वित्तीय आपातकाल में क्या होता है कि अगर राष्ट्रपति को लगता है कि देश में वित्तीय संबंधी या साख संबंधी कोई जोखिम है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति के द्वारा वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है। तो सीधा सा ये आपको समझ में आ गया होगा कि राष्ट्रीय आपातकाल कब लगाया जाता है? जब देश में युद्ध और बाह्य आक्रमण की स्थिति पैदा होती है तो राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। राष्ट्रपति शासन कब लगाया जाता है? जब संविधान का उल्लंघन हो रहा होता है। और वित्तीय आपातकाल कब लगाया जाता है? जब वित्त संबंधी आपातकाल होता है। और आपको ये संबंधित आर्टिकल भी याद होने चाहिए। और ये सारी शक्तियां, आपातकालीन की शक्तियां किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। तो अब हम जानेंगे राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्तियों के बारे में, यानी कि कुछ फैसले या कुछ निर्णय ऐसे होते हैं जिनमें राष्ट्रपति अपने विवेक के आधार पर उन फैसलों के निर्णय लेते हैं। तो वो कौन कौन सी स्थितियां होती है, एक बार हम उनको भी समझ लेते हैं। तो सरकार गठन का विवेकाधिकार, मान लीजिए कि लोकसभा में कोई भी ऐसा दल नहीं है जिसके पास पूर्ण बहुमत हो, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति किसी नेता या गठबंधन को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर सकती है। अगला है लोकसभा भंग करना, यानी कि लोकसभा में विश्वास खो देने पर राष्ट्रपति के पास ऐसी शक्तियां होती है जिसके अकॉर्डिंग वो लोकसभा को भंग कर सकता है। साथ ही साथ सलाह पर पुनर्विचार, यानी कि अगर किसी परिषद के द्वारा राष्ट्रपति के पास कोई सलाह आती है तो राष्ट्रपति ऐसी स्थिति में उस सलाह पर या तो निर्णय ले सकता है या तो उसे पुनर्विचार के लिए वापस भी भेज सकता है। तो ये तो जाना हमने विवेकाधीन शक्तियों के बारे में। अब हम जानेंगे वीटो शक्तियों के बारे में, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। आप सभी को पता होगा कि राष्ट्रपति की वीटो शक्तियां कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब हम समझेंगे जो महत्वपूर्ण राष्ट्रपति के पास वीटो शक्तियां होती हैं उनके बारे में, जिसमें कि हम जानेंगे पूर्ण वीटो के बारे में, स्थगित वीटो के बारे में और पॉकेट वीटो के बारे में। अब एक एक करके इन्हें समझ लेते हैं। तो पूर्ण वीटो की स्थिति में क्या होती है? जब विधानमंडल के द्वारा कोई विधेयक पारित होता है तो उस पर या तो राष्ट्रपति सहमति नहीं देगा या तो उस पर सहमति अपनी रोक देता है। तो ये होती है राष्ट्रपति की पूर्ण वीटो शक्ति। अब अगली है स्थगित वीटो, यानी कि विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस भेजना, यानी कि राष्ट्रपति किसी विधेयक को पुनर्विचार करने के लिए संबंधित राज्य विधानमंडल को वापस भेज सकता है। अगला है पॉकेट वीटो। इसमें क्या होता है कि विधानमंडल के द्वारा पारित विधेयक पर कोई कार्रवाई न करना, यानी कि राष्ट्रपति उस विधेयक पर कोई कार्यवाही नहीं करेगा, न तो उसे स्वीकार करेगा, न तो उसे अस्वीकार करेगा, न ही उसे पुनर्विचार के लिए वापस करेगा, बस उसे
जो भी विधेयक है उसे रख देगा। तो ये था हमारा आज का डिस्कशन का टॉपिक, जिसमें हमने राष्ट्रपति की जितनी भी शक्तियां हैं उनके बारे में हमने डिटेल से समझा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। और इसी के साथ अब बारी है इससे संबंधित एक प्रश्न देखने की। और आपको बता दें कि ये जो प्रश्न है ये आपकी यूपीएससी प्रीलिम्स 2017 में आया था, इसलिए इसका जवाब देना आपके लिए बेहद जरूरी हो जाता है। तो प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन से परिणाम किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा के अनिवार्य परिणाम नहीं है? पहला है राज्य विधानसभा का विघटन, दूसरा है राज्य में मंत्रिपरिषद को हटाना और तीसरा है स्थानीय निकायों का विघटन। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके आपको सही उत्तर देना है। तो ए ऑप्शन जो है वो केवल 1 और 2 है, बी केवल 1 और 3, सी केवल 2 और 3 और डी 1, 2 और 3। और इस प्रश्न का उत्तर आपको हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी तरह कुछ अहम और ज़रूरी खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।